हेलो गाइस, दिस सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। उसके साथ ही इसको भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा पिन पॉइंट रीजन से जा रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से आपका पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। वैसे ही जैसे ही आपको एक फिनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फिनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त आपको कुछ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, देन डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। हाँ, मैं ये सब चीज़ 1 to 1 रीड करके वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम बता देते हैं अभी का इस पर्टिकुलर वीडियो का जो हमारा पार्ट 4 बनने जा रहा है, ठीक है ना, उसका टॉपिक क्या है, ठीक है ना। जैसे हमारे बच्चे हैं, वो भी एक साइंस के लिए कुछ ज़माने पहले एक लेडी को देखते थे, वो लेडी भी इसे बोलती थी, बच्चों तो हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया है, तो अभी पढ़ने में हमें मज़ा आएगी, ठीक है। अच्छा पढ़ाती थी, है ना बेटा, ठीक है, योग्य। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 8.2.1 डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, और उसी के टॉपिक पढ़ेंगे हम। अब इधर तक ही पढ़ेंगे, फ्यूचर तक। 8.2.2 डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग वो हम उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और वो उससे नेक्स्ट वाला लेक्चर हम इस अभी आज ही कवर करेंगे या फिर बाद में शाम को कवर करेंगे, कल कवर करेंगे, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी का हमारा टॉपिक है, और अगर उसको पढ़ना है तो आपके लिए 3 चीज़ें महत्व की है। पेज नंबर 86 में आखिरी वाली लाइन चले जाओ। हाँ, मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आर बीइंग यूज्ड सच एज पेबैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है ना। देखो, हम अभी हाल फिलहाल अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और दिमाग में घुसाना है, रटना नहीं है। रटने के लिए तो लाइन हो गई, चलो रट लिया, बात खत्म। बट उस चीज़ को, जैसे इसके अगले वाले इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसको कैसे हमने दिवाली का एग्जाम्पल लेके पूरा का पूरा ऐसे दिमाग में सेट कर दिया, भोला भोली और वॉट एवर लाइक दैट। तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने हिसाब से करते हैं। सबसे पहला है पेबैक मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेबैक मेथड, ठीक है ना। तो मैं मेरा भाषण दूं उससे पहले हम गूगल बाबा की मदद लेना चाहेंगे, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले बता दूं, इसलिए आपको मैंने जो वर्ड बोला है आपको पता चल जाएगा कि मुझे पहले गूगल बाबा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पेबैक मेथड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। अकाउंट का पोर्शन है ये, समझ रहे हो। जैसे कि हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे समझो हमारा जूस का दुकान है। किसका दुकान है? जूस का दुकान है, और हमने एक मिक्सचर खरीदा तकरीबन 20,000 का, महंगा वाला खरीदा, ठीक है। अब ये जब मिक्सचर खरीदा तो ये मिक्सचर के पैसे वसूल कब होंगे? मिक्सचर के पैसे, उसको बोलते हैं पेबैक मेथड। क्या बोलते हैं? मिक्सचर के पैसे वसूल कब होंगे, ठीक है। चलो गूगली बाबा, कौन से बाबा? चलो गूगल बाबा की मदद लेंगे। वो आपको क्या बोलना चाहती है? पे बैक मेथड, ऐसा ही लिखा है ना आपकी बुक में, पे बैक मेथड। देखो गूगली बाबा ने क्या बताया हमें। पेबैक मेथड एक ऐसी चीज है, इवेल्युएट्स हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक और रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपने जो अभी तो हमारा वीडियो चल रहा है, आप जो अपनी बुक खोल के बैठे हो, यहाँ पे गूगल पे मैं गया हूँ। अगर आपको देखना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं गूगल में गया हूँ, 3 मिनट 50 सेकेंड पे गया हूँ। अब वहाँ पे गूगल वाला पोर्शन चेक कर सकते हो। तो पेबैक मेथड क्या करता है? इवेल्युएट्स, मैंने क्या बोला था, हमारा जूस का दुकान है, हमने मिक्सचर लिया, तो मिक्सचर पे जो पैसे लगाए वो रिटर्न कब होगा? हमें उसके बाद में ही तो प्रॉफिट चालू होगा, ठीक है। तो इवेल्युएट्स हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक और रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? जैसे सबको लगता है यूट्यूब पे बहुत पैसा है, यूट्यूब पे बहुत पैसा है। आपको पता है मैं कितना इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा हूँ? 2 टैब, ये बोर्ड, कैमरा, लैपटॉप, ब्ला ब्ला ब्ला, डेली इन्वेस्टमेंट एक वीडियो के लिए। तो इतना जो पैसा लगाया है वो मेरा पैसा कब आएगा? यूट्यूब से पहला पेमेंट कब आएगा? और उसके बाद में, और क्या पहला पेमेंट आने से मेरा जो खर्चा अभी तक किया है वो रिकवर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इट विल बी अ स्मॉल, मतलब इतने पैसे तो मैं महीने में उससे डबल पैसे ऐसे फालतू उड़ाता हूँ, परचूरन खर्च बोलते। जब यूट्यूब का पहला पेमेंट आएगा उसकी तो मैं अभी चाय पी लेता हूँ महीने में। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? सो उसके पेमेंट के ऊपर मैं निर्भर नहीं करता। बट रिटर्न कब होगा? पेबैक कब मिलेगा?
जितना पेबैक मेथड मतलब क्या, आपने जितना पैसा लगा के रखा है वो वापस कब आएगा। इवेल्युएट्स हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक और रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द पे बैक पीरियड टिपिकली स्टेटेड इन ईयर्स। और वक्त की बात की, क्या बात किया, पे बैक पीरियड कैसे मेंशन किया गया होगा, ईयर्स में, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वेदर इट इज 6 मंथ यानी आधा साल, वेदर इट इज फुल ईयर, वेदर इट इज 1.5 years, वेदर इट इज 2 years, कितने साल में जो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, 1.5-2 करोड़ की मशीनरी लगा के रखी है, तो वो मशीनरी का पैसा कब रिकवर होगा वो भी जरूरी है। एक ट्रक लेके रखा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रक का पैसा कब रिटर्न होगा, प्रॉफिट, आप समझ रहे हो चीजों को। द पेबैक पीरियड टिपिकली स्टेटेड इन ईयर्स इज द टाइम इट टेक्स टू जनरेट इनफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट टू कवर द कैश आउटफ्लोस फॉर द इन्वेस्टमेंट। दूसरा मेथड क्या है बेटा आपका, सॉरी, रेट, यस। अब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है पता है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करना है रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न जैसे और रेट वर्ड आ गया ना, रेट मतलब आपको 100 का भी कैलकुलेशन करना है। क्या कर रहा है, 100 का भी। रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज कैलकुलेशन दैट मेजर्स द प्रॉफिट और लॉस ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स, अकाउंटेंट्स एंड कंपनीज टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करना है, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर शेयर लेके रखा था, शेयर के ऊपर हम जाते हैं, जिसकी वैल्यू जब आपने परचेज किया, एक शेयर 100 रुपए का था, अब प्रेजेंट वैल्यू 150 रुपया है, तो प्रेजेंट वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करो तो 50 रुपया आया है ना, उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करो, 50 को किससे डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, ठीक है। जो सब्सट्रैक्शन के बाद जो अमाउंट आई ना, उसको 100 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। आप समझ रहे हो, 100 से क्यों, क्योंकि रेट, अब वो मैंने 100 लिया इसलिए आपको इतना इजी लग रहा है, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड करो, समझ रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे है तो आपको लिख के भी दिखाता हूं, यहां पे लिखा है आपको सब कुछ, जहां पे भी है ना, सब्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द करंट वैल्यू, यानी 150 में से 100 को मैंने माइनस किया। आप वीडियो देख सकते हो, कंटिन्यू में देख लेना एक बार जब भी हो तब। उसके बाद में डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 100 था तो 100 से डिवाइड किया तो यानी 0.50 आ गया, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी वापस हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, 50%। और अगर इसको ज्यादा समझना है, अगर 200 रुपए लगाए होते है ना, कितने लगाए होते, 200 रुपए, और 260 हो गया होता, ठीक है ना, और ओरिजिनल 260 में से 200 माइनस किया, 60 बचा। अब ओरिजिनल वैल्यू 200 था तो 60 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30% रेट ऑफ रिटर्न हुआ। कितना हो गया, 30% रेट ऑफ रिटर्न। कोई डाउट है, और ऐसा भी आप लगा सकते हो, बराबर है कि 100 पे कितना, कोई डाउट है आपको, 200 पे 60 है तो 100 पे, एज सिंपल एज दैट, 200 पे 60 तो 100 पे, आपको पता चला। ये ऐसा ही इक्वेशन है कि 200 के अगर 200 पे 30 है तो 100 पे कितना, 15 ही आएगा। वो जो हमने इन लोगों ने लीगल जो मेथड बताई, उसके बाद में मैंने आपको इलीगल रेट ऑफ रिटर्न का कौन सा मेथड बताया, इलीगल मेथड। जैसे आप कोई धंधा करते हो, अगर आपने 100 रुपए की टी शर्ट लेके आ गए और आपने 115 में बेचा तो रिटर्न आपका क्या है, 15%। आप समझ रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि इतने में लाए थे इतने में बेचा, अगर इतने पे इतना प्रॉफिट है तो 100 पे कितना, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कोई डाउट है आपको, ये वैसे ये जो यहाँ पे प्लस माइनस वाला मेथड है, आपको आई रिपीट माई सेल्फ, हम अकाउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कैश फ्लो का क्या है बेटा, कौन सा मेथड है, डिस्काउंटेड, ठीक है, कैश फ्लो मेथड। और द डिस्काउंटेड कैश फ्लो approach is a valuation of method that estimates the value of an investment by considering its expected cash flow, कि फ्यूचर कैश फ्लो कितना रहेगा, ठीक है ना। और हाउ इट वर्क्स बड़ा लंबा प्रोसीजर है, प्रोस एंड कॉन्स भी बहुत सारी चीज़ है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ने ही वाले हैं, अकाउंटिंग थिंग्स है, हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, बराबर है अकाउंट में। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जस्ट देखो अभी ये 3 चीज़ें हम पढ़े ना, इसके बाद में नीचे की चीज़ें ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर हो गई कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट डाउन देयर। और जैसे ही नीचे उसके जो वो कुछ 7 या ऐसे पॉइंट है ना, वो भी हमें याद रह जाएंगे कि क्योंकि उसमें
3 पॉइंट तो पहले ही हमारे ऑलमोस्ट कवर हो गए, 9 पॉइंट है वहां पे, ठीक है ना। कैश फ्लो, फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, एक उसका फॉर्मूला भी था, बट हम अकाउंट नहीं कर रहे तो उस फॉर्मूला के ऊपर जस्ट कैश डिस्काउंटेड, डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट नहीं, हाँ डिस्काउंटेड, आप नहीं वो बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करते थे, याद है वो, मतलब वस्तु हाँ ठीक है, गॉट इट। हम आगे बढ़े, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और आज जो फिनेंशियल डिसीजंस है, फिनेंशियल डिसीजन वाला हमारा टॉपिक है जिसको हम 8.2 बोलते हैं बेटा, वो 8.2 में फिनेंशियल डिसीजंस वाले टॉपिक के अंदर हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। ए है डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। उसमें 8.2.1 हम अभी के मोमेंट पे हम क्या कवर करने जा रहे हैं, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंस फंक्शन, कार्य है वो, फाइनेंस का कार्य है, एज इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस फंक्शन। इट इन दिस कंटेक्स्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम्स। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि क्या, आपने जो हमने क्या बोला, हमें मिक्सचर खरीदना था, है ना, मिक्सचर 20,000 का, जूस का दुकान था, है ना, तो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड। कैसा बेटा, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल। अब मिक्सचर ऐसा तो नहीं है कि एक कस्टमर था जिसको एक जूस, चीकू का जूस लेना था, इसलिए हमने एक मिक्सचर लाया, आज लाया और कल बेच दिया मिक्सचर। इट इज अ लॉन्ग टर्म। हम कोई भी चीज अगर मशीनरी खरीदते हैं तो इट इज अ लॉन्ग टर्म, एक बात के लिए तो खरीदेंगे नहीं। तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल कैसी बेटा, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड कहां पे, इन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फिक्स्ड असेट्स में लगाएंगे हम। फिनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोस असेट्स इन विच कैपिटल फंड इज टू बी इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हम हमारा कैपिटल कौन सी मशीनरी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो वहां पे क्या, उसने जब 20,000 का मिक्सर खरीदा तो उसके पास अलग अलग ऑप्शंस नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। इवन आपके घर में अगर पापा बोले कि इस दिवाली पे फ्रिज लाना है, क्या लाना है, तो आप पता है अलग अलग कंपनियों के फ्रिज पापा को देख के बताओगे, पापा इस कंपनी का ऐसा है, इसके ऐसे रिव्यू है, इसके ऐसे रिव्यू है। तो आप कैसे अपना घर में भी इतना छोटा सा डिसीजन लेना होता है, एक व्हीकल लेना होता है तो भी आप अलग अलग व्हीकल्स को देखते हो, पैसा लगा रहे हो, आप देखते हो कि नहीं देखते हो, तो ये सब आप रूटीन में करते हो, है ना। इवन लड़कियों को जब चनिया चोली लेना होता है ना, एक चनिया चोली लेना होता है 1,000 का, उससे उसके लिए वो 100 दुकान घूमते हैं। अंकल आमा 100 रुपया ओछा कर सो, मस्त છે, પછી કે નહીં સારું અંકલ જવા દો, બધું 1 કલાક અંકલનું માથું કીધું પછી હું તો બાજુમાં જાઉં છું અંકલ, બાય, नेक्स्ट ईयर आइस। समझ रहे हो कितना, मतलब एक छोटे से डिसीजन के लिए जब लेडीज इतना सोचती है तो उसको तो मतलब बड़ा मशीनरी खरीदना है तो कितना सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बराबर है, कितना एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, समझ रहे हो। एलिमेंट ऑफ रिस्क को हमें समझना है तो इसके लिए हमें हमेशा हर साल एक, आपको प्लास्टिक का पता है, प्लास्टिक की थैली जो कंपनियां बनाती है, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट बोलती है भाई अब के बाद ये इतने, अब देखो अब जब आप पैदा हुए, जब वो जो प्लास्टिक की थैली आप यूज करते थे वो पहले पतली आती थी, फिर थोड़ी जाड़ी हुई, फिर थोड़ी जाड़ी हुई, फिर थोड़ी जाड़ी हुई, है ना। क्यों, क्योंकि पहले पतली माइक्रोन वाली, इवन 50 माइक्रोन वाली थैली भी चलती थी, है ना। आपको पता हो तो अमूल गोल्ड की जो दूध की थैलियां है ना, अमूल गोल्ड की दूध की थैलियां, वो लोग थैली, प्लास्टिक की थैली खरीदने आते हैं। पता है इसका रीजन क्या है, आप प्लास्टिक की उसकी अमूल की जो दूध की थैली है ना, खाली दूध की थैली की बात कर रहा हूँ, वो लोग धो के साइड में बचा के रखते, आप, मुझे नहीं पता आपके घर में करते कि नहीं करते, लेकिन फिर उसको बेचते, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की थैली है ना उसके दाने पड़ेंगे, जैसे थर्मोकोल के छोटे छोटे नहीं होते दाने, ऐसे गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स, उसके दाने पड़ेंगे, ऐसे उसको प्रोसेस होगा, फिर उससे ऐसी थैलियाँ बनेगी। वो 50 माइक्रोन्स की थैली, 72 माइक्रोन्स की थैली, वो पूरा प्लास्टिक का मशीनरी है। अब देखो आपके पास ऐसा मशीनरी है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 माइक्रोन्स की, मतलब एकदम पतली थैली निकाल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट का रूल है 150 माइक्रोन्स के नीचे वाली थैली अलाउड नहीं है,
तो आपकी जो 20 लाख की मशीनरी थी वो तो क्या हो गई, फेल हो गई ना फेल। आप समझ रहे हो। तो एक इससे अच्छा वो बोलता सर एक काम करते 200 माइक्रॉन्स वाली मशीन स्टार्टिंग से ले लेते, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रातों रात एक चेंज हो गया, क्या हो गया, 300 माइक्रॉन्स के नीचे अलाउड नहीं है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर, आप जो कर रहे हो वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो चीज़ों को। सर और कोई एग्जाम्पल लो। देखो आपने क्या किया, जीन्स समझते हो, जिसको डेनिम शायद बोलते हैं, जीन्स के कपड़े को डेनिम बोलते शायद। अब आपने क्या किया, आपको कहीं से सस्ते में डेनिम मिल रहा था और आपने ले लिया, ठीक है। अब जब आपने ले लिया ऐसा, तो फिर क्या हुआ, एकदम से डेनिम की फैशन ही चली गई, एकदम से लोग बोलते हैं अब डेनिम नहीं पहनना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका तो सब नुकसान हो गया, ठीक है ना। कपड़ा इतने टाइम के लिए थोड़ी ना बचेगा, योग्य। आप समझे हो, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते बेटा। Hence investment decisions should be evaluated in terms of expected return and risk। मैं पैराग्राफ को वापस पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसके बाद में जो 2-3 पॉइंट है वो तो हम ऑलरेडी, वो पेबैक मेथड था, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न मेथड था, और उसके बाद में डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो वो तो 3 तो मैंने जैसे उधर पे पढ़ा है, तो उसमें मुझे डाउट नहीं है कि आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। Financial manager has to take decisions regarding the selection of those assets in which capital fund is to be invested in future। फ्यूचर में जहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है वहाँ पे उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे फिनेंशियल मैनेजर को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, investment decision is called capital budgeting। element of risk is involved in decisions related to investment, ठीक है। जब भी आप ऐसे डिसीजन लेते हो क्या वहां पे एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं रहेगा, इट विल ऑलवेज बी दैट, ठीक है। हेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है। क्या हुआ बेटा, ओके, मैं आगे बढ़ूं। वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आर बीइंग यूज्ड। अब ये जो कैपिटल बजटिंग वर्ड आया, जो इसके आगे वाले जो हमारा वीडियो था उसमें भी आया था, वहाँ पे मैंने उसको इन डिटेल चर्चा नहीं किया था क्योंकि फ्यूचर में आने ही वाला था। तो कैपिटल बजटिंग की मैंने वहाँ पे है ना, हमने 3 ही मेथड का चर्चा किया। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और आपका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला मेथड है ना, उसके बाद में भी एटसेट्रा है ना। सो देर आर नॉट ओनली 3 मेथड्स कैपिटल बजटिंग के बारे में। तो वेरियस ये जो कैपिटल बजटिंग है उसके अलग अलग मेथड्स है, आर बीइंग यूज्ड सच एज पेबैक मेथड, ठीक है, योग्य। रेट ऑफ रिटर्न मेथड, कौन सा मेथड बेटा, रेट ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कैसा मेथड बेटा, डिस्काउंट। क्या इसके बारे में मैं रिपीट करूं, 3 बार हो गया ना, तीनों 3 चीजें। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैसे हेल्पफुल रहेंगे बेटा, तीनों मेथड नहीं देखा। वो पेबैक मेथड मतलब जितना पैसा लगा रहा है कितने टाइम में वापस आएगा। तो ये डिसीजन, ये सब कैलकुलेशंस जैसे टेक्निकल चीजें होती है, हमें डिसीजन लेने में मदद करती है, नंबर्स हमारे सामने होते हैं, ठीक है। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हेन देयर आर मोर देन वन अल्टरनेटिव विद फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल में हमने बोला वो हम व्हीकल लेना है तो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, मिक्सचर लेना था ऑल्टरनेटिव है, फ्रिज लेना है तो ऑल्टरनेटिव। जब हमारे पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव है तो हमें अच्छी सोच समझकर उसके रिटर्न के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, और हमारी जो बेस्ट चीज़ें होती है हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से। फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। नीड ऑफ टोटल कैपिटल, सबसे पहला ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको असर करते करते परिबड़ क्या है। तो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसके लिए कितना पैसा चाहिए। एक मशीन है, अगर गरीब बंदा है और अगर वो जूस का धंधा कर रहा है तो उसके लिए 20,000 भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किसी के लिए 20,000 नॉर्मल है, कपड़े लेके आते हैं कुछ लोग। तो नीड फॉर टोटल कैपिटल, सबसे पहले कितना पैसा चाहिए, नीड फॉर टोटल कैपिटल। दूसरे वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं,
एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल इन फ्यूचर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भाई रेट ऑफ रिटर्न क्या है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है उसको असर कौन करता है, ठीक है ना। सर वीडियो बना रहा है, बोल दे, इसको दे दे। नीड ऑफ टोटल estimated rate of return and profitability receivable in future from investment, estimated cash flow receivable, तीसरा पॉइंट भी estimated cash flow receivable from investment, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कितना कैश फ्लो रिसीवेबल है, ठीक है ना। वो आउटफ्लो, वो वर्ड था ना कैश फ्लो, हमने तीसरा वाला चीज देखा। पहले वाला था नीड ऑफ टोटल कैपिटल, दूसरा वाला एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल इन फ्यूचर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे तीनों पॉइंट मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो 3 फॉर्मूला में सब कुछ आ गया। एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट, क्या हमने डिस्कस किया है ना, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, देखो जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था लिक्विडिटी का, तो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए, जो रूटीन कैपिटल है, धंधे का रोज बरोज का खर्चा, डे टू डे एक्सपेंसेस। तो आपने जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो 20,000 का हमने मिक्सचर ले लिया था ना जूस निकालने के लिए, उसके बाद में ऑन अ डे टू डे बेसिस, कैसा बेटा, ऑन अ डे टू डे बेसिस, कभी आपको जूस बनाना है, जूस की दुकान खोल के बैठे तो हमें चीकू डेली लेना है, ठीक है, संतरा हमें डेली लेना है, वॉट एवर द टाइप ऑफ जूस वी आर ऑफरिंग, तो ये वर्किंग, फिर दूसरे दिन बोलते हैं आज जूस का दुकान है लेकिन चीकू लेने का पैसा नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था। सर एक्सप्लेन करो, हमने जो मिक्सचर लिया कितना चलेगा, आपको पता है इसका मैं एक तगड़ा वाला एग्जांपल देता हूं। जो कैमरा आप लेते हो ना, कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा, आपको मजाक लगता है कि इसमें क्या एक बार ले लिया ना, उसमें होता है कि किसी कैमरे की लाइफ होती है 1.5 लाख फोटो, क्या होती है, मतलब उसके बाद में वो जब भी फोटो होता है ना, जो प्रोफेशनल कैमरे की बात करता हूँ, किसी की लाइफ होती है 3 लाख फोटो, किसी की लाइफ होती है 10 लाख फोटो, मतलब आप कार्ड टिडिंग क्लिक करते हैं, क्लिक, तो वो लाइफ, हर एक की लाइफ होती है कि, तो एस्टिमेटेड लाइफ कितना है। अब अगर एस्टिमेटेड लाइफ 10 लाख फोटो है तो एक फोटो के हमें कितना रिटर्न मिलेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, कैलकुलेशंस। जब हम जो लोग बिजनेस फेलियर होता है ना, बिकॉज दे डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, लोग BBA MBA क्यों करते हैं, जो रिस्क फैक्टर है उसको इन्वॉल्व करके एस्टिमेट करके आपको फाइनल रिजल्ट देते कि इसका ये है, इसका ये, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैमरा का भी एक लाइफ होता है, पर क्लिक लाइफ होता है, ठीक है। आपको पता चला ये कौन सा टॉपिक है, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। फिर तो बच्चों को खेलने दे सकते हैं अपन, आखिरी में क्या कर सकते हैं, बच्चों को खेलने दे सकते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड है, अभी ढंग से चल रहा है, तो इसका अभी यूजफुल है तो इकोनॉमिक लाइफ है। फिर अगर बीच में 3 लाइन पड़ जाए, वो आती है ना, लाइन पड़ जाए, उसके बाद में क्या इससे मैं वीडियो बना पाऊंगा, इकोनॉमिक लाइफ खत्म, बच्चों को घर पे दे देने का खेलने के लिए लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। मिक्सर जूस का दुकान है, वो एक ही रखा हमने, फिर एक वक्त आ गया जिसमें कभी उसका मूड हो तो चलता है, मूड हो तो नहीं चलता है, गॉट इट, समझ रहे हो। तो फिर कस्टमर आए, पूरी फैमिली को लेके आ गए, एक चीकू का जूस मांग रहा है, एक ऑरेंज का जूस मांग रहा है, चीकू का जूस में बीच में थोड़ा मसाला भरा गया तो मिक्सर खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया, अभी इसको धोना पड़ेगा, तो ये तो दगा दे रहा है, कस्टमर गुस्सा हो गया चला जाएगा, योग्य। तो ये सब डिसीजंस होते हैं। इकोनॉमिक लाइफ मतलब पता चला, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ।
सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई ये जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कोई महत्व बनता भी है कि नहीं महत्व बनता है। कैपिटल रेशनिंग, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। तो कुल मिला के आपके 9 टॉपिक जा रहे हैं यहाँ पे, और मेरे हिसाब से हमने इसको हर जगह पे बढ़िया तरीके से कवर किया। हमारा आज का वीडियो, अभी का ये टॉपिक इधर तक ही हम सीमित रखते हैं। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल।